नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे 8 में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 सेलेक्ट किए हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस से संबंधित रहेंगे। ठीक है, और ये जो सेशन है ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है तो याद रखिएगा, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो सेशन है, मॉर्निंग सेशन, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए और अगर आप इस मॉर्निंग सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक है, हम टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ए है 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है तो याद रखिएगा 9वां मंडल। जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद मानी जाती है, जबकि सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद माना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद माना जाता है, जबकि सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, याद रखिएगा कि वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग कुल कितने हैं? 6 वेदांग हैं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने उपनिषद हैं तो याद रखिएगा 108 उपनिषद हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। देखिए, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। ठीक है, और जो गायत्री मंत्र है जिसका वर्णन ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। आप याद रखिएगा कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की चर्चा की गई है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो मंडल से संबंधित 3 मंडल आप जरूर याद रखिएगा। 9वें मंडल याद रखिएगा कि 9वें मंडल में सोम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 10वें मंडल में आप जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में कुल 4 वर्ण की चर्चा की गई है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और जो गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंत्र है। ठीक है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं तो याद रखिएगा कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो कालीबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा, और यहीं से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। ठीक है, फिर है धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा से संबंधित जो फैक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि धौलावीरा यह गुजरात में लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे गुजरात में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और धौलावीरा के बारे में आप याद रखिएगा कि इसे यूनेस्को ने वर्ष 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला कौन सा आपका हड़प्पन नगर है? धौलावीरा है। ठीक है, और यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया है तो याद रखिएगा 2021 में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको मत भूलिएगा। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो। देखिए, हड़प्पन नगर का ये सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पन सभ्यता का ये सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है याद रखिएगा, स्नानागार, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला है और यहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो याद रखिएगा राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है ये भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, लोथल,
लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और कहाँ पे है? गुजरात में। देखिए लोथल और लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के दो बंदरगाह हुआ करते थे। तो लोथल बंदरगाह था और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी के निकट स्थित है आपका लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था। देखिए लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? आपका गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। तो इसको आप एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप रिवीजन बार बार किया करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन हुआ था? ए है जालौक, बी है अवंती वर्मा, सी है बृहद्रथ और डी है धनानंद। तो अंतिम मौर्य सम्राट पूछा है तो याद रखिएगा बृहद्रथ ये अंतिम मौर्य सम्राट हुआ था। बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश की स्थापना किया था। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके एक नए वंश मौर्य वंश की नींव डाली थी। देखिए मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था कौटिल्य, या इसी का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, या इसी का दूसरा नाम था चाणक्य। यानी कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य तीनों एक ही का नाम था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इनकी रचना का नाम है अर्थशास्त्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। किससे? राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है, आप किसी का भी नाम अगर ऑप्शन में मिलेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए धनानंद ये नंद वंश का अंतिम शासक हुआ था और यह सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। आप जानते हैं कि इसी धनानंद को, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, प्रश्न आज का था कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट आपका बृहद्रथ हुआ था। देखिए बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया था और पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, शुंग वंश की नींव डाली थी कौन? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मौर्य वंश के बाद का वंश कौन हुआ था? शुंग वंश। और मौर्य वंश के पहले का वंश कौन था? नंद वंश। तो कभी कभी आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर हुआ था आपका शुंग वंश। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्रम से सजाने के लिए भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने हुनों को पराजित किया था? ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त। देखिए हुनों को कौन सा गुप्त शासक पराजित किया था? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो हुनों का आक्रमण सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। तो याद रखिएगा कि स्कंदगुप्त ने ही हुनों को सर्वप्रथम पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ये विख्यात विक्रमादित्य हुआ था। ये विख्यात विक्रमादित्य हुआ था। आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में कुल विक्रमादित्यों की संख्या 14 है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ था, अंतिम विक्रमादित्य अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि अंतिम विक्रमादित्य हेमू हुआ था, यानी हेमचंद्र हुआ था। आप जानते हैं कि इस हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने पराजित करके मार डाला था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विख्यात विक्रमादित्य कौन हुआ था तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ये विख्यात विक्रमादित्य हुआ था। देखिए इसका राजकवि साब हुआ करता था। ठीक है, साब जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि हुआ करता था। देखिए इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, यानी 9 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए इसी के समय में फाहियान चीनी यात्री भारत की यात्रा किया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा किया था, जो कि चीनी यात्री था। अगर आपसे ह्वेनसांग के बारे में पूछा जाए, देखिए जब भी आप फाहियान को याद करते हैं तो ह्वेनसांग को आप जरूर याद कर लिया करिए। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में? ये हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किया था। ह्वेनसांग भी चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान भी चीनी यात्री था। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा किया था और जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जारी किया था। तो इतना फैक्ट आप चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जरूर याद रखिए। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त, ये सभी जितने भी शासक हैं ये सभी गुप्त शासक हैं, आप याद रखिएगा। देखिए समुद्रगुप्त इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए इसे कविराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका दरबारी कवि हरिसेन हुआ करता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन की ही रचना है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है रचना है ये हरिसेन की रचना है। इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम,
चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित ये जो फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम इसने गुप्त संवत की शुरुआत किया था 319-20 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319-20 में हुई थी। अगर आपसे हम पूछे कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा कहीं कहीं पे आपको 57 बीसी भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 58 बीसी भी। ठीक है, तो 57 बीसी या 58 ईसा पूर्व में। अगर याद रखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। गुप्त संवत अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319-20 ईस्वी में किया था। शक संवत आप जानते हैं कि ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और शक संवत को भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिजरी संवत की शुरुआत कब किया गया था, हिजरी संवत या इसी को मुस्लिम संवत भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा 622 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इलाही संवत, ठीक है, इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी, इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इलाही संवत की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न था आपका कि किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था, तो याद रखिएगा स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। इसी के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था और हुनों का नेता हुआ करता था खुसनेबाज। खुसनेबाज जो था ये हुनों का नेता हुआ करता था। तो ये सभी संवत को आप एक नज़र जरूर देख के एग्जाम में जाया करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए है रामचंद्र देव, बी है प्रताप रुद्रदेव, सी है मलिक काफूर और डी है राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव हुआ करता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक, आगे देखिए 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305-6 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा था, जिस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 ईस्वी में इसने मलिक काफूर के नेतृत्व में, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और इस सेना के सामने रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो याद रखिएगा रामचंद्र देव हुआ करता था। आप याद रखिएगा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? ए है लोदी वंश, बी है सैयद वंश, सी है तुगलक वंश और डी है खिलजी वंश। ये सभी वंश आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वंश है। प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद वंश। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। याद रखिएगा कि 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय में दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश शासन कर रहा था। कौन सा वंश? तुगलक वंश शासन कर रहा था। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक यही वंश चला था। कौन सा वंश? तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक चला था। सबसे अधिक समय तक। अगर सबसे कम चला था तो याद रखिएगा सबसे कम चलने वाला वंश कौन सा था? तो याद रखिएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम समय तक चला था। अगर प्रथम अफगान वंश की बात करें तो लोदी वंश जो था ये प्रथम अफगान वंश था, ये प्रथम अफगान वंश हुआ था। ठीक है, अगर द्वितीय अफगान वंश की बात करें तो द्वितीय अफगान वंश आप सूर्यवंश जब पढ़िएगा मुगल डायनेस्टी तो उसमें आपको सूर्यवंश मिलेगा एक जगह। ठीक है, तो सूर्यवंश द्वितीय अफगान वंश हुआ था, जबकि प्रथम अफगान वंश आपका लोदी वंश हुआ था। लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी, लोदी वंश का शासक था बहलोल लोदी। इसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? बहलोल लोदी। और इस बार के बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न आज हम आपको करवा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हैं, ये सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने उन्हीं सभी प्रश्न को सेलेक्ट किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए
आगे देखते हैं इसमें, देखिए 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया था। ठीक है, नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। देखिए नासिरुद्दीन तुगलक के समय में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था तो ये इतना क्षति पहुंचाया था कि नासिरुद्दीन महमूद जो था या नासिरुद्दीन तुगलक जो था ये टूट चुका था पूरी तरह से। ठीक है, 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना। ठीक है, परंतु इसे इसका सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया और 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। तो याद रखिएगा कि तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश की शुरुआत हुआ था? सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश की शुरुआत हुई थी। आज का ये आपका प्रश्न भी था। ठीक है, और जो खिज्र खां था ये लाहौर का सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, ये कहाँ का सूबेदार था? लाहौर का सूबेदार हुआ करता था। तो याद रखिएगा तैमूर लंग का आक्रमण का ईस्वी आप जरूर याद रखिएगा। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। किसके समय में? नासिरुद्दीन तुगलक के समय में। उस समय पे तुगलक वंश चल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? ए है शेख जमालुद्दीन, बी है अल बरनी, सी है मिनहाजुस सिराज और डी है जियाउद्दीन बरनी। देखिए तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज हुआ करता था। याद रखिएगा कि ये जो पुस्तक है तबकात ए नासरी, यह पुस्तक सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। किसको समर्पित है? नासिरुद्दीन को समर्पित है। देखिए इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय अभियान का वर्णन मिलता है। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी की भारत विजय अभियान का वर्णन मिलता है। देखिए मिनहाजुस सिराज यह प्रथम इतिहासकार था जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, मिनहाजुस सिराज यह प्रथम इतिहासकार हुआ था जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आज का प्रश्न था कि तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। आप जानते हैं कि अल बरूनी की रचना का नाम किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या इसी को तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि इस बुक को, इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा गया है। 11वीं सदी का दर्पण कहा गया। ये अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन है ए है नानक, बी है तेग बहादुर, सी है हरगोबिंद और डी है गोविंद सिंह। तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ये 10वें एवं अंतिम गुरु हुए थे। सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं। अगर 10 गुरु में अगर सबसे अंतिम गुरु की बात करें तो सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए थे। इन्होंने गुरु का पद समाप्त कर दिया था। इन्होंने गुरु का पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसलिए ये 10वें एवं अंतिम गुरु हुए थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है विचित्र नाटक। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? विचित्र नाटक। देखिए इन्होंने एक अन्य रचना किया था, एक अन्य ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार जो है ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने पुरुषों में सीह लगाना और महिलाओं में कौर लगाने की प्रथा को शुरू किया था। आप देखते होंगे जितने भी सिख समुदाय के लोग होते हैं उसमें पुरुष सिंह लगाते हैं और महिला कौर लगाती हैं। तो ये देन किनका है? गुरु गोविंद सिंह का है। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह से संबंधित आप इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा कि 1699 ईस्वी में कई बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1699 ईस्वी में। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने न्यू फेस्टिवल पाहुल की शुरुआत की थी। न्यू फेस्टिवल पाहुल की शुरुआत करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हुए थे। ठीक है, देखिए इन्होंने 5 ककार अनिवार्य कर दिया था। 5 ककार में कौन कौन शामिल है? आपका केस, सभी कौ से शुरू है, देख लीजिए, केस, कंघा, कृपाण, करा एवं कच्छा। ठीक है, तो 5 ककार अनिवार्य करने वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हुए थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। देखिए इनकी हत्या 1708 ईस्वी में अजीम खान ने, याद रखिएगा इनकी हत्या 1708 ईस्वी में अजीम खान ने महाराष्ट्र के नादेर में कर दिया था। कहाँ पे किया था? महाराष्ट्र के नादेर में 1708 ईस्वी में अजीम खान ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन हुआ था? ए है शाह आलम प्रथम, बी है मोहम्मद शाह, सी है जहांदार शाह और दी है फर्रुख सियर। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह हुआ था। आप जानते हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का
निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए शाह आलम प्रथम को मुअज्जम के नाम से जानते हैं, इसी का दूसरा नाम था बूढ़ा बादशाह। इसी को बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, इसी को बहादुर शाह प्रथम के भी नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय हुआ था, या उसी का नाम था बहादुर शाह जफर। ठीक है, याद रखिएगा शाह आलम प्रथम, इसी को मुअज्जम भी कहा जाता है, इसी को बूढ़ा बादशाह के भी नाम से जानते हैं। ये काफ़ी उम्र में बादशाह बना था, इसलिए इसको बूढ़ा बादशाह एवं साहिब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। देखिए जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है, फर्रुख सियर को घृणित कायर के नाम से जानते हैं। और फर्रुख सियर से संबंधित इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा कि फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी किया था। अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी करने वाला कौन था? फर्रुख सियर था। और स्वर्णिम फरमान में कहा गया था मात्र 3000 वार्षिक कर के बदले, 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान किया था। कौन? याद रखिएगा फर्रुख सियर। ठीक है, तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान जारी करने वाला कौन था? फर्रुख सियर था। देखिए याद रखिएगा कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में ही 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ये जो नादिर शाह था ये दुरानी वंश का शासक था। तो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। याद रखिएगा 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। 1398 में तैमूर लंग का, और 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। आप जरूर याद रखिएगा, इस भी इसका जरूर याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला, इसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला कौन सा बादशाह था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला हुआ था। जजिया कर की शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 3 पर जजिया कर नहीं लगाया था, विधवा, विकलांग और ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था कौन? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक, ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः औरंगजेब के द्वारा इसे शुरू कर दिया गया था। और अंततः मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है बहादुर शाह जफर। तो सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। आप जानते हैं कि मुगलों का जो अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष हुआ था, मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और याद रखिएगा कि मुगल गवर्नर उस टाइम पे शाइस्ता खां हुआ करता था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खां ने जौब, चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। ठीक है, याद रखिएगा मुगलों का अंग्रेजों से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और मुगल गवर्नर शाइस्ता खां ने जौब, चारनाक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। ठीक है, और आज का प्रश्न था आपका सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर आपका औरंगजेब होगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड बेलेजली और डी है लॉर्ड लिटन। तो देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। देखिए भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। देखिए प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच और दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो दोनों रेलवे लाइन के बारे में आप याद रखिएगा। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच और दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। और भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए है नाना साहब ने, बी है तात्या टोपे ने, सी है कुंवर सिंह ने और डी है मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर सिंह ने। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, देखिए कुंवर सिंह के बारे में आप याद रखिएगा, इन्होंने 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के आरा जिला से संबंधित थे।
कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के आरा जिला से संबंधित थे और ये जगदीशपुर में या जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह की अगुवाई किए थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। देखिए इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों से लोहा लेते समय ये घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार का सिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं? कुंवर सिंह जाने जाते हैं। अगर आपको पंजाब का शेर पूछ लिया जाए, पंजाब का शेर के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखिएगा, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। ठीक है, बिहार का सिंह किनको कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु के पश्चात, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह को जारी रखा था। ठीक है, जब कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया था तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह को जारी रखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो याद रखिए ये बिहार के आरा जिला के थे। ठीक है, और इन्होंने 1857 की क्रांति की अगुवाई कहाँ से किया था? जगदीशपुर से किया था। ठीक है, इनको बिहार का सिंह कहा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है दीनबंधु मित्र, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर और डी है दयानंद सरस्वती। तो नील दर्पण जो पुस्तक है, याद रखिए इसके रचयिता हैं दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। याद रखिएगा कि नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ठीक है, तो आज का प्रश्न था कि कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? ए है गुरु रामदास ने, बी है गुरु नानक ने, सी है गुरु राम सिंह ने और डी है गुरु गोविंद सिंह। तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा गुरु राम सिंह हुए थे। गुरु राम सिंह ने ही कूका आंदोलन को संगठित किया था। याद रखिएगा जो कूका आंदोलन था ये पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में हुआ था। और याद रखिएगा ये जो कूका आंदोलन था ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, किनके द्वारा? भगत जवाहर मल के द्वारा पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और याद रखिएगा कि इस आंदोलन को संगठित करने का श्रेय किनको दिया जाता है? गुरु राम सिंह को दिया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भगत जवाहर मल को इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। भगत जवाहर मल ने ही कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में किए थे। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। और आप याद रखिएगा कि गुरु राम सिंह को जिसने कूका आंदोलन को संगठित किया और इसे जुझारू बनाया, इन्हें 1872 ईस्वी में रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आप जानते हैं कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को भी रंगून निर्वासित किया गया था बाद में, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप याद रखिएगा गुरु राम सिंह को रंगून निर्वासित 1872 में कर दिया गया था और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए इस कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था कि सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को समाप्त करना। किस धर्म में? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को समाप्त करना, ये कूका आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, कूका आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो याद रखिएगा भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसे संगठित करने का श्रेय किनको दिया जाता है? गुरु राम सिंह को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए है भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, देखिए मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है। देखिए इस शक्ति के प्रयोग में ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सा रिट? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ये 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, ये आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। ठीक है, किस आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए अनुच्छेद 84 के क्लॉज ख के अनुसार, अनुच्छेद 84 के क्लॉज ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, याद रखिएगा, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका वर्णन है आर्टिकल 84 के क्लॉज ख में। ठीक है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 84 के क्लॉज ख में इसका वर्णन है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु सीमा है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, बी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सी है राज्य के राज्यपाल के द्वारा और डी है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्य के राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ठीक है, लेकिन इसको नियुक्त करने का अधिकार तो राज्यपाल को है, लेकिन इसे हटाने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है, लेकिन इसे हटाने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति के पास है। देखिए याद रखिएगा, इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में किया गया है और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक में किया गया है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्यपाल के द्वारा, लेकिन इसे हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति के पास है। इसका वर्णन, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन हुए थे? ए है जगजीवन राम, बी है काका साहेब कालेलकर, सी है बी डी शर्मा और डी है बी आर अम्बेडकर। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन हुए थे? काका साहेब कालेलकर हुए थे। कौन हुए थे? काका साहेब कालेलकर हुए थे। याद रखिएगा, काका साहेब कालेलकर ये पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 340, किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 ईस्वी को हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 को किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? काका साहेब कालेलकर इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और किस आर्टिकल के तहत? ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो अगर डेट ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं है, आप इस भी जरूर याद रखिए। ठीक है, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? काका साहेब कालेलकर बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ए है पृथ्वी, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी है शनि। इनमें से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो याद रखिएगा कि शनि का घनत्व जो है, शनि का घनत्व ये सबसे कम है। ठीक है, इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। इसे पानी में रखने के बाद ये तैरने लगेगा। ठीक है, इतना इसका कम घनत्व है। देखिए याद रखिएगा, शनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए ये रात में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, देखिए इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। और याद रखिएगा, इसकी खोज, टाइटन की खोज किसने किया था? क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। देखिए टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसकी खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। शनि का एक उपग्रह आपका फोबे है, जो कि यह कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, और शनि के बारे में आप याद रखिएगा कि इसके चारों ओर मोटी प्रकाश कुंडली का 7 वलय है। कितने वलय हैं? 7 वलय है, और ये सभी जो वलय है ये मोटी प्रकाश कुंडली है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सभी फैक्ट हैं शनि से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है?
पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ए है सिलिका और एल्युमिनियम, बी है सिलिका और मैग्नीशियम, सी है बेसाल्ट और सिलिका और डी है निकेल और फेरम। तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो याद रखिएगा निकेल और फेरम की प्रचुरता है। ठीक है, फेरम को लोहा भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे NiFe यानी Ni से आपका निकेल हो गया, Fe से आपका फेरम यानी लोहा हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम की प्रचुरता है। ठीक है, निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। जो नीफे है, नीफे जो है याद रखिएगा ये निकेल और फेरम का ही संक्षिप्त रूप है। Ni से आपका निकेल हो गया और Fe से आपका फेरम या लोहा हो गया। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन करने वाला कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है ए है हिमाचल प्रदेश, बी है असम, सी है मेघालय और डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि याद रखिएगा केसर का उत्पादन करता है। देखिए भारत में केसर का उत्पादन एकमात्र राज्य, अब ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाल फिलहाल में ही ये केंद्र शासित प्रदेश बना है, आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गद्दी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? गद्दी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? ए है मध्य प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मेघालय। तो गद्दी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो याद रखिएगा गद्दी जनजाति मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कनोड़ा जो जनजाति है ये भी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। फिर लाहौली, ये तीनों जनजाति के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिसमी, मेजी और डबला। मिसमी, मेजी, डबला ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। मेघालय की जनजाति कौन कौन सी है? गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर ये मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के बारे में आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। मध्य प्रदेश जो है, MP जो है, ये सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। और प्रतिशतता की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है प्रतिशतता की दृष्टि से, तो आपका मिजोरम है। कौन सा राज्य है आपका? मिजोरम है। प्रतिशतता की दृष्टि से ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए थारू जनजाति, थारू जनजाति के बारे में आप याद रखिएगा कि थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और सेकेंड सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और थर्ड नंबर पे आपका संथाल आता है। ठीक है, तो ये आप तीनों याद रखिएगा। सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक है आपका मिजोरम। ठीक है, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति आपका भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड है, जबकि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है। ठीक है, तो इस तीनों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में WTO बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? ए है जनवरी 1994, बी है जनवरी 1995, सी है जनवरी 1996 और डी है जनवरी 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1995 में हुई थी। आप याद रखिएगा कि WTO की स्थापना गेट के स्थान पे 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। WTO की स्थापना गेट के स्थान पे 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। देखिए वर्तमान में WTO के महानिदेशक नगोजी ओंकोजा इवेला हैं। कौन है? नगोजी ओंकोजा इवेला हैं, याद रखिएगा। और इस पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो WTO के महानिदेशक हैं ये एक महिला है और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इस मायने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, WTO की जो स्थापना हुई थी ये गेट के स्थान पे हुई थी। पहले इसका नाम गेट हुआ करता था। ठीक है, इसी के स्थान पे गेट के स्थान पे WTO की स्थापना हुई है। कब? 1 जनवरी 1995 को। आप जानते हैं कि योजना आयोग पहले योजना आयोग हुआ करता था। अभी इस योजना आयोग के स्थान पे
कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, तो जिस प्रकार से योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया है, ठीक है, उसी प्रकार से गेट के स्थान पे, यानी गेट के स्थान पे WTO की स्थापना की गई है। ठीक है, आप इस तरह से कंपेयर करके जरूर याद किया करिए, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रह पाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 24 है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ए है 10 जुलाई 1992, बी है 19 अप्रैल 1975, सी है 1 नवंबर 1965 और डी है 10 जुलाई 1975। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, देखिए भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट ये बेकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। देखिए इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है जो कि बेकानूर, कहाँ से? बेकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि पहला उपग्रह कौन था भारत का? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? ए है जापान, बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है फ्रांस। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। जापान जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पांचों अस्थायी सदस्य हैं। इनमें जापान इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्य करने वाली 2 भाषाएं हैं। और अन्य भाषाएं जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है उसमें नाम है आपका चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। ये जो भाषाएं हैं इसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है। याद रखिएगा, ये सभी भाषा याद रखिएगा। कभी कभी आपको इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा भी आप याद रखिएगा। 5 अस्थायी सदस्य तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा अंतोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अंतोनियो गुतरेस ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। तो चलिए आज के इस मॉर्निंग सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए। देखिए अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग सेशन में। तब तक के लिए बाय।